नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 संसद में पेश। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 7% विकास दर रहने का अनुमान। राजनीतिक स्थिरता से निवेशकों का भरोसा बढ़ने की उम्मीद। मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन ने कहा, निवेश बढ़ाने पर होगा सबसे ज्यादा जोर। कल संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी 2019-20 का आम बजट। वित्त मंत्री ने मंत्रालय में बजट को दिया अंतिम रूप। लोकसभा में पेश होने के बाद राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा बजट। उच्च सदन में आम बजट पर सामान्य चर्चा 9 से 11 जुलाई के दौरान प्रस्तावित। राज्यसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक 2019 पारित। विधेयक में एमसीआई के कार्यों को 2 साल के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सौंपने और परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव लोकसभा से। आधार और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2019 पारित। आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाई महज छलावा। गंभीर है तो दाऊद इब्राहिम को लौटाए पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, हवाई मार्ग को खोलना भी पाकिस्तान की जिम्मेदारी। और ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत। 10 दिन तक मनाए जाने वाले रथ यात्रा उत्सव के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। दुनिया भर से पहुंचे श्रद्धालु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आर्थिक सर्वेक्षण आज संसद में पेश हो गया। वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2018-19 का आर्थिक सर्वेक्षण पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में पेश किया। इसके मुताबिक 2019-20 में विकास दर में तेजी आएगी और इसके 7% रहने का अनुमान है। पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर 5 साल के न्यूनतम स्तर 6.8% रही थी। 7% ग्रोथ का मतलब है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ता रहेगा। यह अनुमान निवेश और खपत भी तेजी की संभावना के आधार पर व्यक्त किया गया है। That has already been provided by the Honorable Prime Minister of a $5 trillion economy by 24-25. To achieve that vision, a strategic blueprint is necessary. That's the second element. And this year's economic survey, therefore, makes a concerted effort to try and provide that strategic blueprint for achieving the vision laid down by the Honorable Prime Minister. Third key element are tactical tools that are necessary to calibrate into this strategic blueprint. So the survey, especially volume 1, lays out the strategic blueprint and also talks about several of the tactical tools that are necessary to ensure that we calibrate continuously to achieving that vision. So the theme of the survey is captured by this vision, and that's why the central gear here is #economy at 5 trillion. That's the vision that I just described, said by the Honorable Prime Minister. The survey talks about the blueprint for achieving this vision, and the key theme here is shifting gears through a virtuous cycle. आर्थिक समीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 2019-20 में सरकार को विशाल राजनीतिक जनादेश दिया, जो कि उच्च आर्थिक वृद्धि की संभावनाओं के लिए शुभ है। भारत 2018-19 में विश्व की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। ऐसा 2017-18 के 7.2% जीडीपी वृद्धि से 2018-19 में 6.8% के मामूली परिवर्तन के बावजूद हुआ है।
दूसरी ओर विश्व उत्पादन में 2017 के 3.8% की तुलना में 2018 में 3.6% की कमी आई है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018-19 में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक 14.2% बढ़ा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने वाले शीर्ष क्षेत्रों में सेवा, ऑटोमोबाइल और रसायन प्रमुख हैं। कमोबेश 2015-16 से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवक ऊंची दर से बढ़ी है और ये वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के विश्वास में सुधार दर्शाती है। First volume lays out the strategic blueprint. It has 11 chapters in it, and with the key intent being the blueprint for achieving the hashtag economy at 5 trillion. The theme, as I just mentioned, is shifting gears through a virtuous cycle with investment as the key driver. The tactics are behavioral economics, nourishing MSMEs, data as public good, legal reforms, and policy consistency. Volume 2 has been, in the way in which it has been presented in earlier years, with the first chapter providing the overview of the state of the economy. It will provide a ready reckoner for the existing status and the policies that have been employed in major sectors, and is supported by relevant data and tables. There are a couple of important additions that we've made to the presentation of the economic survey. And in this, we've been inspired by Gandhiji's talisman. Gandhiji said that think about that weakest person and how your policy can make a difference to his or her life. Therefore, we've tried to present the survey in a manner that can actually be accessed by the common person. And therefore, apart from the abstract that every chapter carries, there is also a chapter at a glance that the readers can look at to ensure that they get the gist of the chapter. कल संसद में 2019-20 का आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने आज वित्त मंत्रालय में बजट को अंतिम रूप दिया। 5 जुलाई को लोकसभा में आम बजट 2019-20 पेश किए जाने के बाद इसे राज्यसभा के पटल पर रखा जाएगा। उच्च सदन में आम बजट पर सामान्य चर्चा 9 से 11 जुलाई के दौरान प्रस्तावित है। वही आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में बताया कि इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण पहले के आर्थिक सर्वेक्षणों से काफी अलग है। इसमें कई नई चीजों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण एक नई ऊंचाई, नई दिशा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि तेज विकास दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों का सहयोग भी अहम होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान राजीव कुमार जी, जो कि नीति आयोग में वाइस चेयरमैन हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और आज आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश किया गया है उन पर बातचीत करेंगे। यूँ तो हर बार आर्थिक सर्वेक्षण आता है, लेकिन इस बार काफ़ी कुछ नया दिख रहा है। कुछ नए चैप्टर हैं, कुछ नए क्षेत्रों के बारे में इसमें चर्चा की जा रही है। कैसे देखते हैं नई चीज़ों को जो कि जोड़ा गया है इस सर्वेक्षण में? नहीं, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मैं ये मौका ले रहा हूँ उनको बधाई देने का कि उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और एक नए रूप का सर्वेक्षण निकाला है। और जो उनका कवरी है वो उसमें उन्होंने कहा कि वो ब्लू स्काई थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक नई ऊंचाई, एक नई दिशा। और साथ में जो उन्होंने नीचे वो कल पुर्जे दिखाए हैं, उसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आप किसी एक क्षेत्र में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि और बाकी क्षेत्रों में और बाकी मुद्दों को आप एड्रेस ना कर सकें। तो स्वागत है नए चैप्टर्स का। और ख़ास तौर से जो उन्होंने एक जुडिशियल रिफॉर्म्स पे जो चैप्टर लिखा है, जिसका कि उन्होंने टाइटल मत्स्य न्याय दिया है कि वो नहीं होना चाहिए कि बड़ी मछली छोटे को निगल जाए, तो वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अहम मुद्दा है। क्योंकि इसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, मगर लीगल इश्यूज़ का, लीगल प्रैक्टिस का, जो हमारा जो कानूनी जो पूरा एक ढांचा है, उसका अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ा असर होता है। मगर इसको हम लोग अभी तक ठीक से कभी हमने इस पर फोकस नहीं किया। तो मैं इसका बहुत ज़ोर से स्वागत करता हूँ। ओवरऑल अगर इस सर्वेक्षण को देखें, इस समीक्षा में एक तरीके से कहूँ
कैसी दिखती है अर्थव्यवस्था अगर पॉजिटिव पहलुओं को समझें, सकारात्मक जो चीज़ें रही हैं और जो हमने लक्ष्य तय किए थे उससे कितना दूर या कितना पास दिखता है? नहीं, जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण में खुद ही कहा गया है कि हमारी 2018-19 की जो आर्थिक गति है वो 6.8 होगी और 2019-20 की 7 होगी। और मेरे नज़र में, और उन्होंने खुद भी कहा है कि ये पर्याप्त नहीं है। और ये पर्याप्त जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है 2025 तक, उसके लिए तो ये सदैव अपर्याप्त है। तो इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण ने बताया भी है, कहा भी है कि हमें जल्दी से जल्दी 8% की दर और उससे ज़्यादा कि हमें प्राप्त करनी चाहिए। और मेरा पूरा अपना अनुमान है कि वर्ष 2020-21 में ये हम ज़रूर इसको प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद उसी गति से बढ़ेंगे। और मेरे कहने का जो वजह है वो ये है कि पिछले 5 सालों में जितने मूलभूत सुधार किए गए हैं, जितने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनका फल हमें मिलना चाहिए और मिलेगा। और इस वजह से वो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। और अगर एक बार जब हमारी गति 8% से ज़्यादा हो जाती है तो उसके साथ साथ में हमारा रोज़गार, हमारे निर्यात और हमारा इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। मगर ये सब बात मुनस्सर है, इस पर निर्भर है कि हम निजी निवेश को कितना आगे बढ़ा पाते हैं और अपने निर्यात को कितना आगे बढ़ा पाते हैं, जो बात भी आर्थिक सर्वेक्षण में कही गई है। क्योंकि आपने निजी निवेश का जिक्र किया और जब हम 8% की विकास दर के लक्ष्य को हासिल करने की बात करते हैं तो बहुत अहम हो जाता है निजी निवेश। जिस तरीके से अब तक हमने प्रयास किए हैं, क्योंकि बड़ा जो हिस्सा रहा है वो सरकार की ओर से रहा है और सरकार के सामने मुश्किल ये भी है कि किस तरीके से जो फिजिकल डेफिसिट है उसको न बढ़ने दे, उस टारगेट के जो तय की गई सीमा उसके अंदर रहे। किस तरीके से आगे देखते हैं बैलेंसिंग अगर एक्ट के तौर पर देखा जाए? नहीं, बैलेंसिंग एक्ट तो है ही है, मगर उसमें बहुत ज़्यादा फोकस हमें इस वित्तीय घाटे पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि सारी बात कहीं आके ख़त्म हो जाए, इससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, कोई ज़्यादा बात आगे नहीं बढ़ती है। क्योंकि ये सरकार तो कटिबद्ध है कि जो एक कोई फिजूल खर्ची नहीं करेगी, इस बात के लिए कटिबद्ध है कि फिजिकल डेफिसिट अनाप शनाप नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि बड़ी मेहनत करके उसको यहाँ तक लाए हैं। मगर अब हमें बात करना चाहिए कि हम अधिक रिसोर्सेज कैसे हम जुटा सकेंगे। तो अब जैसे कि उसमें 2 तरह से जुटाते हैं कि एक तो करों के द्वारा और एक जो है वो करों के अलावा जो हमारी जिसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट की है और जो मतलब एसेट मोनेटाइजेशन वगैरह की है, तो उस पर इस बार सरकार का काफ़ी फोकस है और ये होगा। और इसलिए वित्तीय संतुलन को बनाए रखने के बावजूद के साथ साथ हम सरकार का निवेश भी बढ़ा पाएंगे। मगर सरकार के निवेश को इस तरह से बढ़ाना चाहिए कि निजी निवेश उसमें अट्रैक्ट हो जाए। जैसे कि मतलब उदाहरण के तौर पे कि अगर हम सरकार का निवेश अफोर्डेबल हाउसिंग में, मतलब अगर जो मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए घर बनाने में लगाएं, तो उसका फ़ायदा सीमेंट वालों को और स्टील वालों को और बाकी सब जो 200 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी कि उनको होता है, तो उसमें निजी निवेश बढ़ेगा। तो इस तरह का, और जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, मान लीजिए सड़कें ज़्यादा बनाएं, हम पुल और एयरपोर्ट ज़्यादा बनाएं सरकारी खर्चे से, मगर उसमें निजी निवेश को बढ़ाने की उसको मौका मिलेगा, तो ये करना चाहिए। और जो ख़ास बात है जो वो ये है कि हमें निजी निवेश को बढ़ाने के लिए जो एक पॉलिसी सर्टेनिटी की बात आर्थिक सर्वेक्षण ने कही है, उस पर महत्ता भी देना चाहिए। और जो कि सरकार करने के लिए बिल्कुल अग्रसर है, वो ये कि हम अभी से लेकर और अगले कुछ महीनों में कुछ ऐसी नीतियों का अनाउंसमेंट सरकार करने की कोशिश कर रही है कि जिससे कि आगे का रास्ता साफ हो जाए निवेशकों के लिए, कि भाई ये सरकार इस रास्ते पे बढ़ रही है और आप इसमें आइए। जैसे वगैरह उसमें एक उदाहरण है कि जैसे ऑयल, खनिज तेल और गैस के क्षेत्र में अभी एक कमेटी ने सरकार की अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसको कि कैबिनेट ने पारित भी कर दिया है। उसमें पूरा क्षेत्र खोल दिया गया है निजी निवेश को आने के लिए और बढ़ावा देने के लिए। तो इसी तरह से मेरे ख्याल में आर्थिक सर्वेक्षण का एक ख़ास बात उन्होंने करी, वो ये कि बताने के लिए
कि सरकार की नीतियों की निश्चयता सर्टेनिटी और उनका फॉरवर्ड लुकिंग नेचर, ये बहुत आवश्यक है निजी निवेश को बढ़ाने के लिए, जो कि हम करने की कोशिश करेंगे। कुछ चिंताओं को भी जिक्र जो किया गया, जो हमने लक्ष्य तय करते हैं, जो पोटेंशियल मैं कहूँ, जो क्षमता है देश के अंदर, उसकी इकोनॉमी के अंदर आगे जाने की, उसको लेकर कुछ चिंताएं भी, उनको आप कैसे देखते हैं? और जो पॉलिसी की तहत अगर उनको देखें, उन चिंताओं को कैसे हम दूर करते हुए नजर आएंगे अगले कुछ वर्षों में? नहीं, हम जैसे चिंताएं हैं, मतलब अपने पानी की चिंताएं हैं, जल सुविधा की चिंता है, तो उसका आपने देखा कि अभी से ही इस पर काम शुरू हो गया है। जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण हो गया है, हम लोग एक मुहिम शुरू हो गई है जिससे कि जल की चिंता हमारी जो है वो हम जल्दी से जल्दी उस पर काबू पा सकें। इसी तरह से कृषि क्षेत्र की चिंता है, क्योंकि अब ये छठा साल है कि हमें जो है हमारी मानसून औसत से कम हो रही है, और तभी भी अब इसकी वजह से जाहिर है कि कृषि क्षेत्र में नुकसान होगा। मगर उसके अलावा कृषि क्षेत्र में कई ऐसे कदम उठाने हैं जिससे कि हम इस क्षेत्र का नवीनीकरण कर सकें, मॉडर्नाइजेशन कर सकें। तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने एक 7 मुख्यमंत्रियों की एक समिति बनाई है, जिसके कि मेंबर सेक्रेटरी सचिव जो हैं वो हमारे डॉक्टर रमेश चंद हैं नीति आयोग की। तो उसका जो लक्ष्य है उसका वो है कि कैसे एग्रीकल्चर में पूरा मूलभूत परिवर्तन कर सकें। तो उसमें कई ऐसी चीज़ें उठाई जा रही हैं उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, जो पहले कभी नहीं देखी गई, जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, जैसे APMC है, और उसमें फिर किस तरह से कृषि में लागत कम करी जाए, और क्योंकि बिना लागत कम किए हम किसानों की आमदनी दुगनी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ मूल्य बढ़ाने से उनकी आमदनी दुगनी नहीं हो पाएगी। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा जैसे कि है कि जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि निजी निवेश को और उसके लिए आकर्षित कैसे करें उसको, तो अभी एक माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर के लिए, खनिज सारे क्षेत्रों के लिए एक कमेटी बैठी हुई है जो कि देख रही कि कैसे उसको इसमें बुलाएं। और आखिरी मुद्दा है जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारे लघु उद्योग हैं तो उनका उसको बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में एक बड़ा अच्छा सुझाव है। वो ये कि आप लघु की बात अब छोड़ दीजिए, आप नए और पुरानों की बात करिए, और ये कहिए कि जो नई कंपनियां हैं जो कि पिछले अब लगी हैं, जो 5 साल पहले लगी हैं या 10 साल पहले लगी हैं, उनको सहायता दीजिए, उनको बढ़ावा दीजिए और उनको प्रोत्साहन दीजिए कि वो बड़ी कंपनियां हो जाएं। ऐसा ना रहे अर्थव्यवस्था में कि लघु रहने के लिए कोई इंसेंटिव हो कि भाई छोटे रहे तो बचे रहेंगे, छोटे रहे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, छोटे रहे तो लेबर। आप उनको बड़ा बनने के लिए प्रेरित किया जाए, प्रेरित करें, और उनकी जो सारी वो तकलीफ़ें हैं जो उनको बड़ा बनने से रोकती हैं वो उन्हें हटाएं। तो ये कई एक चैलेंजेस इस किस्म के हैं जिसका कि आर्थिक सर्वेक्षण में काफ़ी अच्छी तरह से जिक्र हुआ है। और अगर क्योंकि बजट पेश होने वाला, ऐसे में बड़ा फोकस, क्योंकि हमने देखा है सरकार का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा फोकस रहा है, इसके अलावा जो आपने SME सेक्टर कहा, जॉब को लेकर, और साथ ही साथ जो स्टैंड अप या स्टार्टअप इंडिया है, ये वो जो स्कीम्स थी, इनको और तेजी के साथ आपको लगता है कि मजबूती के साथ आगे इस बार और बढ़ती हुई नजर आएंगी, या कुछ और नए से इनिशिएटिव सरकार की ओर से उम्मीद की जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल में तो उम्मीद तो हमेशा हर बजट में कुछ ना कुछ नया होगा ही, और इस बार भी मुझे पूरी आशा है कि होगा। और मगर मुझे लगता है ये कि पिछले 5 साल में जो नींव डालना थी वो पड़ चुकी है, और अब जो है वो उस नींव के ऊपर ढांचा खड़ा करना है जिससे कि हमारी रोज़गार बढ़ाने की जो है गति और तेज़ हो, और अच्छे रोज़गार बढ़ाने की, क्योंकि हमारे देश में इतनी बेरोज़गारी की दिक्कत नहीं है जितनी की है कि हमारे नवयुवक और नवयुवती हैं उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। तो उसके लिए हमें जो है जैसे सर्विसेज सेक्टर है, उसमें हमारा जो टूरिज़्म सेक्टर है उसका जिक्र अच्छा किया है आर्थिक सर्वेक्षण में, अगर उसको बढ़ाया जाए, उसको और बढ़ावा दिया जाए। अभी हमारे देश में शायद 1 करोड़ बाहर से टूरिस्ट आते हैं, चीन में ये संख्या जो है वो अभी शायद 7 करोड़ हो गई है, और थाईलैंड में ही खुद मेरे ख्याल में 2.5 या 3 करोड़ पहुंचते हैं। तो अगर इसको हम दुगना कर लें अगले 5 साल में, तो बहुत अच्छी नौकरियां जनरेट होंगी टूरिस्ट गाइड्स की, होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, जहां हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे जगह जगह पर। इसके लिए जैसे कि एक ऑपरेशनल सुझाव ये है कि हम कुछ सर्किट्स बनाए हैं हमने, बुद्धिस्ट सर्किट है,
और फिर हमारा वाइल्ड लाइफ सर्किट है वगैरह। तो इनमें से एक दो को अगर हम चला दें इस समय और कर लें तो ये तरह की नौकरियां हमें मिलने के लिए हो सकता है। एक आखिरी चीज़ है हमारे निर्यात की, और निर्यात में भी हमारी इस किस्म की नौकरियां होती हैं पैदा, कि जिसमें कि इसकी अच्छी क्वालिटी की नौकरियां। तो अब हमें निर्यात को एक बहुत बड़ी जो है वो एक बहुत बड़ा एक मुहिम बनानी है कि हमारा जो हमारी विश्व के बाज़ार में हमारा इस समय शेयर 1.7 से कम है। इसको हमें ज़रूर मेरे ख्याल में दुगना करना ही चाहिए, और अगर वो हो जाता है दुगना तो मुझे पूरी आशा है कि हम ना सिर्फ 8% की आर्थिक गति को प्राप्त कर सकेंगे, मगर हमारे अच्छे रोज़गार भी हम बनाने में कामयाब होंगे। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि जो इस आर्थिक सर्वेक्षण में कई सारे सेक्टर से जिनका जिक्र किया गया है उसमें राज्यों की बड़ी अहम भूमिका दिखती है, उनका पोटेंशियल है, कोऑर्डिनेशन की बात इसमें की गई है, उनको बूस्ट करने की बात की गई है। इसे कैसे देखते हैं? क्या एक बड़ा चैलेंज है या फिर वक्त के साथ और जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन दिखता है वो बेहतर तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड हो रहा है? देखिए, ये तो नीति आयोग का ही काम है, क्योंकि हम ही लोगों की जिम्मेवारी है कि हम जिसे कहते हैं कम्पिटिटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चलाएं। और हमने बहुत कोशिश करी है पिछले 5 साल में 4 साल में कि हम जो राज्यों में अपनी एक स्पर्धा कायम करें हर क्षेत्र में। तो जैसे इसीलिए हम अपनी ये रिपोर्ट्स निकालते हैं कि जैसे वाटर इंडेक्स है या हेल्थ इंडेक्स है या स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है। तो हमारी अपनी कोशिश ये है कि क्योंकि राज्यों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर वहाँ उन सब राज्यों में एक कम्पिटिटिव गुड गवर्नेंस का मॉडल आ जाए कि कैसे राज्य एक दूसरे से स्पर्धा करके निवेशकों को अपने राज्यों में बुलाएं, कैसे जो है वो पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी बेहतर करें, कैसे स्वास्थ्य और शिक्षा और सफाई इनमें जो है वो आगे उसको बढ़ें। तो हम लोग नीति आयोग से इसका काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है देखकर कि आर्थिक सर्वेक्षण में भी इसका जिक्र बिल्कुल साफ तौर पे किया गया है, क्योंकि बिना राज्यों को अपना योगदान दिए हुए हम लोग कभी भी जिस गति से हमें बढ़ना चाहिए हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, राज्यसभा टीवी को वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा से आज आधार कानून में बदलाव से जुड़े विधेयक को मंजूरी दी गई। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव और चर्चा का उन्होंने जवाब दिया। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ये विधेयक इस संबंध में सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। संशोधन में आधार कानून के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर इकाइयों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव किया गया है। Aadhaar is voluntary in case of telephone. Aadhaar is voluntary in case of Prevention of Money Laundering Act. I'll just read that. Second, there is a clear injunction, sir. They cannot store any Aadhaar data or biometrics. और अगर वो करेंगे तो 1 करोड़ का उनके ऊपर लगेगा फाइन। No core biometric information collected or created under this act shall be shared with anyone for any reason whatsoever. तो मतलब हमारी पुतलियां और हमारी उंगलियों के निशान जब सिस्टम में जाते हैं तो वो इनक्रिप्ट हो जाते हैं। और आज सर मुझे इस हाउस को बताते हुए आधार का अभिनंदन करना है कि लगभग 2.5 करोड़ ऑथेंटिकेशन रोज होता है। 123 करोड़ आधार है, सब इंडिया की बनी मशीनरी है सर, और बिल्कुल सेफ सिक्योर है, वो कभी नहीं निकल सकती। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक को आज राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई। बिल पर चर्चा के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि काउंसिल को चलाने के लिए बने बोर्ड ऑफ गवर्नर से सिस्टम में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि बीते 8 महीने में 15,000 से ज्यादा MBBS की सीटें जोड़ी गईं और पहले से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दी गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाया जाएगा। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने MCI पर अध्यादेश लाने पर सरकार पर सवाल भी उठाए। 15,000 सीट BOG ने रिकॉर्ड करके मैं समझता हूं कि ये शायद 25% की MBBS सीट्स के अंदर बढ़ोतरी ये पूरे MCI की हिस्ट्री के अंदर इट इज अ रिकॉर्ड। यानी आप ये देखिए कि पिछली बार इस बार जो है जो
नीट के अंदर जो बच्चों को ये 14,000 2017-18 में 2,340 सीटें बढ़ी थी, 2018-19 में 2,830 सीटें बढ़ी। इस बार 2019-20 के अंदर 14,863 सीटें जो है देश में MBBS की बढ़ी हैं इस बार। भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई का नाटक कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को जल्द से जल्द दाऊद इब्राहिम को लौटाने को भी कहा है। पाकिस्तान फिलहाल FATF के दबाव में है, वो या तो आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक लगाए और उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें हर तरह की वित्तीय सुविधाओं से वंचित करे। 17वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए कल संसद में प्रबोधन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन था। कार्यशाला के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृह मंत्री अमित शाह समेत वरिष्ठ सांसदों ने पहली बार चुनकर आए सांसदों से अपने अनुभव साझा किए। कार्यशाला का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो द्वारा किया गया था। 9 और 10 जुलाई को भी संसदीय विषयों पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल का बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व राज्यपाल के निधन पर गुरुवार को 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। सुदर्शन अग्रवाल उत्तराखंड और सिक्किम के राज्यपाल रह चुके थे। इसके अलावा वो राज्यसभा के महासचिव भी रहे थे। उनका जन्म 1931 में हुआ था। 1953 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री ली थी। सुदर्शन अग्रवाल ने 1956 में पंजाब न्यायिक सेवा में शामिल होने के बाद 1971 तक बतौर न्यायिक अधिकारी काम किया। सुदर्शन अग्रवाल ने 1971 में राज्यसभा सचिवालय में बतौर अधिकारी सेवा शुरू किया और सचिवालय में विभिन्न अहम पदों पर भी वो रहे। 1981 में राज्यसभा के महासचिव पद पर वो नियुक्त हुए और इस पद पर 12 साल से अधिक समय तक रहे। सुदर्शन अग्रवाल के निधन पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और सिक्किम के पूर्व राज्यपाल और राज्यसभा के भूतपूर्व महासचिव श्री सुदर्शन अग्रवाल के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर पुण्य गतात्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सांप्रदायिक प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है, जो गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में स्वायत्त निकाय है, जो सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। संस्थान हर वर्ष सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्ति और संगठन की श्रेणी में राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव पुरस्कार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की राशि और संगठन की श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनाई गई समिति विजेताओं का चयन करती है। इस साल सभी श्रेणियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2019 है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी संस्थान की वेबसाइट www.nfch.nic.in में उपलब्ध है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।